नमस्कार दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग 2021 में टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर आया था उसके 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। जिसने भी कल की क्लास को नहीं वॉच किया है, जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस हैं उन्हें वॉच कर लें, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Find out the most suitable preposition. Find out the most suitable preposition from the given options. The new medicine prevents the virus growing. तो prevents के साथ यहाँ पर आपके लिए क्या सही preposition हो सकता है? To, from, in, for. तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। The new medicine prevents the virus from growing. ठीक है, prevents from, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एमंग फॉलोइंग सेंटेंसेज विच इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। पंक्चुएशन से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रहता है मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही पंक्चुएशन का यूज नहीं हुआ है। राम के आगे जो इसे कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, तो द सन ऑफ दशरथ, राम द सन ऑफ दशरथ किल रावण, मतलब राम की व्याख्या कर रहा है अगला ये फ्रेज, द सन ऑफ दशरथ किल रावण। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस एकदम सही है। और नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड वाला हमें फाइंड आउट करना है। मैन ही सेड इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन ही सेड इज अ पॉलिटिकल एनिमल, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा बंद होना चाहिए। उसने कहा कि जो आदमी है ना, मैन है, वो पॉलिटिकल एनिमल होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी में पंक्चुएशन गलत था। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, मैंने उसे बताया है। देखो ये इनडायरेक्ट मेथड का यूज हुआ है, सेंटेंस एकदम सही है। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन इवन हिज एनिमीज से सो, वो एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है, हाँ, यहाँ तक कि उसके दुश्मन भी ये बात बोलते हैं। ठीक है, तो इसे अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का। और जो जहाँ पे बड़ा पॉज होता है वहाँ पर इस टाइप का ये साइन यूज करते हैं। जहाँ पे बहुत छोटा सा विराम होता है, स्टॉप होता है, वहाँ पर हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये कॉमा से ज़्यादा इस पर स्ट्रेस होता है, यानी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठहराव होता है। तो इसका सही आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। हमें लग रहा है 2021 का जो पेपर है इसमें 2021 में ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे। और एक जो कार्पे डियम वर्क था वहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। मतलब नॉन फिक्शन टाइप की जो चीज़ें थी वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में जो सही नहीं है उसे फाइंड आउट करना है। एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव। एन ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा है वो कभी भी कोई कनेक्टेड नैरेटिव नहीं हो सकता, जो कि ये बात गलत है। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी, जब कोई व्यक्ति अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसके बहुत सारे लाइफ में होने वाली घटनाएँ हैं, तो वो कनेक्टेड नैरेटिव हो सकते हैं, यानी एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई हो सकती है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, नॉट करेक्ट, यही करेक्ट नहीं है। बाकी भी हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ एज रिटन बाई दैट पर्सन। किसी एक स्टोरी होती है पर्सन की लाइफ के बारे में जो कि उसने खुद लिखी हुई होती है। मेमोइर्स डील एट लीस्ट इन पार्ट विथ पब्लिक इवेंट्स and noted personages other than the author. An autobiography is a record of author's life. जो ऑटोबायोग्राफी है वो ऑथर के खुद की लाइफ का रिकॉर्ड होता है, जबकि जो मेमोइर्स हैं वो ऑथर के द्वारा देखे गए या उसमें पार्टिसिपेट किए हुए पब्लिक इवेंट हैं या कोई नोटेड पर्सनेज हैं, उनके बारे में जो भी कुछ यादें हैं उसके दिमाग में उन्हें लिखते हैं, तो उसे मेमोइर्स बोलते हैं। हिंदी में इसे स्मृति लेख बोला जाता है। नेक्स्ट है सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज ए डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नॉवेल्स।
देखो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसे नॉवेल में हम लोग यूज करते हैं, और नॉवेल का मतलब आप जानते हो, नॉवेल फिक्शनल वर्क होते हैं, फिक्शन का पार्ट होते हैं, यानी जो घटनाएं सही नहीं हैं वो आपकी इमेजिनेटिव चीज़ें भी नॉवेल्स में हमें देखने को मिलती हैं, जो घटनाएं कभी हुई ही नहीं वो भी लिखी हुई होती हैं। तो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी का मतलब ऐसी ऑटोबायोग्राफी जिसे थोड़ा सा फिक्शनल बनाया गया हो, यानी उसमें कुछ तथ्य छुपाए गए हों या कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के कह दी गई हों, ऐसी ऑटोबायोग्राफी को सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन इसका मिल जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, 33 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑन द ड्रामा। कौन सा वर्क इसमें है जो जॉन गॉल्सवर्दी के जो आइडियाज़ हैं ड्रामा को लेकर के इसे और थोड़ा सा मजबूत करता है, यानी कौन से वर्क के बाद जॉन गॉल्सवर्दी ने ड्रामा लिखने में अपना हाथ और अच्छे से आजमाया। ठीक है, तो वर्क है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। तो इसमें जो है बहुत अच्छी इन्हें रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छी सफलता मिली, तो इसके बाद जॉन गॉल्सवर्दी ड्रामा की तरफ और अच्छे से मूव कर गए। ठीक है ना, तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल। कोई भी गलत काम हो गया है ना, बियॉन्ड करेक्शन, अब उसे रिडीम नहीं कर सकते, यानी ऐसा कुछ ऐसी गलती हो गई जिसे सही नहीं कर सकते, बियॉन्ड करेक्शन वो काम हो गया, तो ऐसे चीज़ों को कहते हैं इनकॉरिजिबल, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, गलत हो गया तो हो गया, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं वन वर्ड में इनकॉरिजिबल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। बाकी इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद्य, अभेद कह सकते हैं, अभेद्य होना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम हिंदी में लिख नहीं पाएंगे, अभेद्य कैसे लिखा जाएगा, इसलिए अभेद। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जैसे कोई एक ऐसा फोर्टिफाइड कोई किला होता है जिसे कोई दूसरी सेना अगर उस पर आक्रमण करे तो उसे भेद नहीं सकती है, ऐसी कंडीशन में वर्ड यूज होता है इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल। इनएफिकेबल, इनएफिसिएबल इसे बोलेंगे। इनएफिसिएबल का मतलब होता है अमिट, इनएफिसिएबल का मतलब होता है अमिट। चारों ही वन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनएफिसिएबल का मतलब अमिट, जैसे कोई याद, जैसे कोई धोखा हो, कोई अच्छी याद हो जिसे दिमाग से हटाया नहीं जाता, जैसे जिसकी कोई एक अमिट छाप दिमाग पर पड़ गई हो जो मिटेगी नहीं, उससे ऐसी घटनाओं को इनएफिसेबल बोलते हैं। इनएफिसेबल उस चीज़ को बोलेंगे। ठीक है, इंडेलिबल का मतलब भी है जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनएफिसेबल और इंडेलिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट टाइप का, कुछ जो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं इनमें सही आंसर फिल करना है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चंस देखेंगे, वहीं पर से हम लोग काम शुरू करेंगे। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक, यहाँ से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जब इसे पढ़ते हैं इसका भावार्थ समझ में आता है तभी हम सही ऑप्शन दे पाएंगे। देखो यहाँ पे 36 लिखा है तो 36 क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी इस खाली स्थान पर इसी चार में से कोई एक विकल्प आना है। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल आता है ए। अब आप कहोगे कि यूनिवर्सिटी में तो यू आया है, यू तो वॉवेल है, तो वॉवेल के हिसाब से यहाँ एन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बात समझ आएगी जब हम लोग आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटी से पहले ए क्यों आएगा। हालांकि यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग से यूनिवर्सिटी नहीं बनती। इट इज़ द टीचर्स, टीचर्स होते हैं, एंड पुपिल्स और शिष्य होते हैं, अध्यापक होते हैं और शिष्य होते हैं। तो 37 में सी हो जाएगा पुपिल्स। एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज, और उनकी जो ज्ञान को प्राप्त करने की जो चाह है, ज्ञान को प्राप्त करने का जो जज्बा है वो। विच मेक, अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए, विच मेक। मेक क्यों आएगा, वर्ब आएगी प्लूरल फॉर्म में, है ना, मेक आएगी, मेक्स नहीं आ सकता, फॉर्म्स नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इट इज़ द टीचर्स। कौन कौन से लोग बनाते हैं, टीचर्स और उनका
परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड दियर परस्यूट ऑफ नॉलेज, ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसीलिए वर्ब को हम लोग यहाँ पे प्लूरल रखेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसमें यस या यस नहीं होना चाहिए। विच मेक द सोल ऑफ यूनिवर्सिटी, इन्हीं चीज़ों से तो यूनिवर्सिटी की आत्मा बनती है। अब आगे यूनिवर्सिटी के बारे में और बताया गया है, द यूनिवर्सिटी इज़ द सेंचुरी ऑफ द, सेंचुरी किसकी सेंचुरी हो सकती है, अभी और भी क्वेश्चन है जो आगे हैं, ठीक है। द यूनिवर्सिटी इज़ द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल, यूनिवर्सिटी में बुद्धिमत्ता ही तो मिलती है, ज्ञान ही तो मिलता है, इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अ कंट्री। जो यूनिवर्सिटी है ये किसी देश की इंटेलेक्चुअल लाइफ को शो करती है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, नेक्स्ट सेंटेंस सही स्टार्ट होगा, द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल, जो हेल्दी रूट्स हैं कि अगले समय में जो नेशन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसके जो जड़ें होती हैं वो वहाँ के लोगों में भी पाई जाती हैं, यानी जैसे लोग होंगे वैसे ही बनेंगे। इसमें कोई भी आपको नहीं था, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू होता है, देखना ये फुल स्टॉप है, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू होगा 40 नंबर से, आर द वेल स्प्रिंग ऑफ नेशनल अवेकनिंग। तो 40 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए दे से सेंटेंस नया शुरू होगा, दे आर द वेल स्प्रिंग ऑफ नेशनल अवेकनिंग। कौन? दे, पीपल, है ना। पीपल के बारे में पिछले सेंटेंस बात हो चुकी है। अगर ये यहाँ पे कॉमा ना होता तो हम लोग हु का यूज कर सकते थे, है ना, ये फुल स्टॉप ना होता, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस दूसरा है, नया सेंटेंस है, तो दे आर द वेल स्प्रिंग ऑफ नेशनल अवेकनिंग, कौन? पीपल। फिर आगे भी दिया है, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, मूवमेंट। व्हेन वी गिव एजुकेशन, जब हम लोगों को शिक्षा देते हैं। वी स्टार्ट अ फर्मेंट ऑफ डिबेट, तो एक तरीके का हम लोग डिबेट और डिस्कशन को जन्म देते हैं, क्योंकि सोच विकसित होती है, तर्क विकसित होते हैं। ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, शुरुआती जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत कैसे रहे होंगे, उन पर हम लोग विचार करने लगते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसे जो भी समझ नहीं पाएगा दोबारा से वैक करके देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा क्या कॉन्सेप्ट था किसके पीछे। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फिल इन द गैप इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ। देखो, ऑथर की लाइफ यानी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी से कई क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। जिससे आते हैं उसके सारे सही हो गए होंगे, और जिससे नहीं आते थे उसके सारे गलत हुए होंगे। मुझे आते थे तो मेरे सारे ही सही हुए होंगे ना, ठीक है। इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विथ सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। देखो क्या है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, या तो बायोग्राफी होगा या ऑटोबायोग्राफी होगा। कह के देखते हैं, बायोग्राफी इज अ कनेक्टेड नैरेटिव, एक कनेक्टेड नैरेटिव है ऑफ द ऑथर्स लाइफ विथ सम स्ट्रेस ऑन। ऑफ द ऑथर का मतलब है उसी ऑथर के बारे में जो लिख रहा है, जो लिख रहा है अपने ही बारे में लिख रहा है, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा। इसे पढ़ के देखो, अब ऑटोबायोग्राफी इज ए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विथ सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो कुछ अंतरात्मा में जो विचार चले होंगे, राइटर के दिमाग में पहले अपने जीवन में कोई घटना होते समय उसने क्या क्या सोचा, यानी उसने क्या क्या इंट्रोस्पेक्ट किया, वो बातें भी लिख सकता है। ऑटोबायोग्राफी में ऐसे चांस होते हैं, जबकि बायोग्राफी में ये होता है कि जिसके बारे में लिखी जा रही है, जिसकी जीवनी, जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है, वो तो है नहीं। अब उसके वर्क, उसके लेक्चर्स, उसकी सोच, उसकी पुस्तकों को पढ़कर ही उसके बारे में लिखा जाता है कि ये व्यक्ति कैसा रहा होगा, ठीक है। जबकि ऑटोबायोग्राफी में पोएट जो राइटर है वो खुद लिखता है अपने बारे में, तो उसमें इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने आप आत्ममंथन, अपने अंदर जो विचार हैं उन पर जोर देने की संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कंसीडर द 4 ऑप्शन, यानी इसमें देखो एरर पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, जो संख्या लोगों की अप्लाई कर रही है ना, वर सो लार्ज। अब देखो यहीं पे मिस्टेक है, वर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पहचानना होगा, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है द नंबर, जो संख्या है लोगों की, और जो संख्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर की जगह पर हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा वाज। द नंबर ऑफ पीपल
अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कॉलेज ने एप्लीकेशन फॉर्म ही इशू करना बंद कर दिया। ऑप्शन बी में ही करेक्शन चाहिए था और यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड आपको बताना है किसके लिए, टू वैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, अपने देश से गायब हो जाना, चंपत हो जाना वैनिश का मतलब होता है। लेकिन वैनिश यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ऐसी कोई नेगेटिविटी किसी में दिख नहीं रही है। फिर भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि टू वैनिश फ्रॉम वंस कंट्री यानी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाना। अब यहाँ पे 4 शब्द हैं, चारों ही अपने देश को छोड़ने के बारे में ही हैं, थोड़े थोड़े से अंतर के बाद। इसका जो सही आंसर है दैट इज एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है नौकरी करने की वजह से, पैसा कमाने की वजह से कुछ समय के लिए विदेश चले जाना, किसी दूसरे देश की तरफ चले जाना, और वहाँ से लौटने की पॉसिबिलिटी रहती है इस व्यक्ति की जो एक्सपैट्रिएट करता है। यानी जॉब करने चले गए, बिजनेस करने चले गए और वहाँ पूरी तरह सेटल नहीं हुए हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपैट्रिएट। जब ये व्यक्ति लौट आता है अपने देश को, वहाँ अपना काम बिजनेस बंद करके या जो भी इसका कार्य था उसे फिनिश करके लौट के आ जाता है, फिर अपने देश में रहने लगता है, अपने नेटिव प्लेस पर आ जाता है, तो उस व्यक्ति को कहेंगे रिपैट्रिएट। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए किसी छोटे पर्पस के लिए कुछ समय के लिए विदेश जाके रहता है, उसे एक्सपैट्रिएट बोलेंगे। वही व्यक्ति जब अपने देश वापस लौट आता है, फिर अपने देश में रहने लगता है, उसे रिपैट्रिएट बोलते हैं। ठीक है ना। इमाइग्रेट और इमिग्रेट में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखो ई एम दिया है तो इसका मतलब ई से है, इसे समझ लो एक्सपोर्ट से, ई का मतलब एक्सपोर्ट करने से समझ लो, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर जाना। और इमाइग्रेट में इम यूज हो रहा है, इम का मतलब है इंपोर्ट से समझ लीजिए, कोई चीज़ जब अपने देश में अंदर आती है तो उस चीज़ को इंपोर्ट कहते हैं। तो इमाइग्रेट का मतलब होता है जब कोई प्रॉपर तरीके से सेटल होने के लिए कहीं जाता है, अपना देश पूरी तरह से छोड़ के। जैसे इंडिया से कोई चला जाता है सऊदी अरब पूरी तरह से रहने, भारत की नागरिकता ही ख़त्म करके और वहाँ की नागरिकता ले जा करके, तो उसे कहेंगे इमाइग्रेट, क्योंकि वो एक्सपोर्ट यानी विदेश चला ही गया है। और कोई सऊदी अरब से आकर के भारत में बस जाए, नेपाल से आकर के, है ना, भूटान से आकर के, अमेरिका से आकर के, इंग्लैंड से आकर के भारत में ही रहने लग जाए, पूरी तरह से यहाँ की नागरिकता ले, उसे इमिग्रेट कहेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से इंपोर्ट वाली प्रोसेस है। समझ गए? आई होप कि बात क्लियर हुई होगी। बाकी डिटेल भी मैंने दे रखी है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। इमाइग्रेट का मतलब टू लीव अ कंट्री, अपने देश को छोड़ना। इमिग्रेट का मतलब टू एंटर अ कंट्री, किसी देश में आना, है ना, कोई दूसरा देश छोड़कर हमारे देश में आ जाए, रहने लगे, नागरिकता ले, वो इमिग्रेट बोला जाएगा। ठीक है। बाकी डिटेल में आप लोग इसे पढ़ लेना। 45 का ऑप्शन डी सही था। क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाई शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। रोमन प्ले इसमें से कौन सा नहीं है? विलियम शेक्सपियर के टोटल जो 27 प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, 27 प्लेज में केवल 3 प्लेज ही हैं जो रोमन प्लेज कहे जाते हैं, और वो तीनों प्लेज इस ऑप्शन में हैं, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर और कैरियोलेनस। ठीक है, ये 3 प्ले जो हैं वो रोमन प्लेज के नाम से जाने जाते हैं। हैमलेट जो है ये रोमन प्ले नहीं है। हैमलेट की हिस्ट्री जो है, हैमलेट की जो सेटिंग है वो डेनमार्क में है ना, प्रिंस ऑफ डेनमार्क था हैमलेट, है ना। तो उसमें एक कहावत भी है बहुत इम्पॉर्टेंट, सस्पिशियस थिंग के लिए बोलते हैं, क्या उसमें लाइन है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। डेनमार्क में जब ये हलचल हो रही थी कि राजा की हत्या हुई, फिर जो रानी थी उसने दूसरी शादी कर ली बहुत जल्दी, अभी 10 दिन नहीं हुए और जश्न भी मनाया जा रहा है, तो जो हलचल उत्पन्न हो रही उससे ये पता चलता है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो हैमलेट में डेनमार्क की स्टोरी है, किसी भी रोमन सिटी की नहीं है। ठीक है ना। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, कैरियोलेनस, ये तीनों ही रोमन प्लेस हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी कौन सी है इसमें? एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड
इसे आप लोग कह सकते हो कि पेस्टोरल एलिजी है, क्योंकि एक दो बार जब मैं इस पर बात किया तो लोगों ने कहा सर ये तो पेस्टोरल एलिजी है, लेकिन ये पेस्टोरल एलिजी नहीं है, इसकी सेटिंग पेस्टोरल है। इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो पेस्टोरल टाइप की हैं, लेकिन पेस्टोरल एलिजी खास तौर पे उसी को कहते हैं जिसमें जो आपके चरवाहों की, शेफर्ड्स की लाइफ के बारे में, शेफर्ड एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड की डेथ पर लेमेंट कर रहा होता है, ऐसा प्रॉपर जो वहाँ पे यूज होता है लेमेंटेशन का, तो उसे हम लोग पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। तो पेस्टोरल एलिजी लिसिडस ही, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, इन मेमोरियम भी पेस्टोरल नहीं है, ठीक है ना। और डाइनो एलिजी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग देखना ये किसकी है और कब लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही आंसर क्या था, लिसिडस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। देखो फिर से बायोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, उस पर्सन की नहीं जो लिख रहा, किसी दूसरे पर्सन, किसी पर्सन के लाइफ के बारे में जो फैक्चुअल अकाउंट है, फैक्चुअल जानकारी उसे कलेक्ट करना, उसे लिखना। एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी उसके बारे में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसे स्टडी करना, उसके जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसे स्टडी करना और उसे लिखना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बायोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 48 का ए, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, वन वर्ड का क्वेश्चन है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ इलनेस को कहते हैं कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस का मतलब जब कोई बीमारी से निकल रहा हो बाहर, यानी बीमारी सही हो रही हो और व्यक्ति फिर से अपनी प्रॉपर हेल्थ की तरफ बढ़ रहा हो, है ना, उसकी हेल्थ सही हो रही है, उस स्थिति को कॉन्वेलेसेंस कहते हैं, है ना। पैनेसिया, पैनेसिया रामबाण, कोई भी हर रोग की एक दवाई पैनेसिया बोलते हैं, है ना, एक रामबाण उपाय कोई होता है। प्यूट्रिफैक्शन का मतलब होता है सड़न, एक प्रक्रिया है ना, सड़न, जिसमें चीज़ें सड़ने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, उनके जो सेल्स हैं टूटने लगते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस को हम लोग कॉन्वेलेसेंस कहते हैं, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग से संबंधित। डिफरेंशियल की स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशियल में DIFF होना चाहिए, इसलिए ये स्पेलिंग है गलत। DIFF तो है लेकिन S का यूज हुआ है, यहाँ पे S नहीं T होना चाहिए। DIFFERENC का यूज हुआ है, इसलिए भी गलत है। सही स्पेलिंग DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की सही स्पेलिंग है ऑप्शन डी। हु कॉल्ड शेक्सपियर जोहानस फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जोहानस फैक्टोटम का मतलब ही होता है एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो हर जगह फिट हो जाए, ऐसे थे अपने शेक्सपियर, है ना। पोएट्री भी लिखते थे, सोनेट भी लिखते थे, ड्रामा लिखे तो अच्छा लिखा, ट्रेजेडी, रोमांस, कॉमेडी, जितना लिखा, मीन्स हर काम कर सकते थे वो। तो इस यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन ने ये बात कही है। रॉबर्ट ग्रीन इनके आलोचक थे, यूनिवर्सिटी विट्स थे, रॉबर्ट ग्रीन भी राइटर थे। तो रॉबर्ट ग्रीन यूज द फ्रेज एब्सोल्यूट जोहानस फैक्टोटम। विलियम शेक्सपियर के बारे में इस तरीके से रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था, टू रेफर टू विलियम शेक्सपियर इन हिज 1592 पैम्फलेट। रॉबर्ट ग्रीन का एक पैम्फलेट पब्लिश हुआ था 1592 में, जिसका पैम्फलेट का नाम था ग्रीन्स ग्रोट्स वर द विट, ठीक है, ग्रीन्स ग्रोट्स वर द विट। इस पैम्फलेट में इन्होंने जमकर आलोचना की थी विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। ग्रीन वाज एन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे और यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रिनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। रिनेसा का जो पूरा इम्पैक्ट दिखा है इंग्लिश लिटरेचर पर, वो किस सेंचुरी में, 15th में या 18th में या 19th में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 16th सेंचुरी में रिनेसा पूरी तरह से इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा था उस समय, ठीक है, प्रभावित किया। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉवलेट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। फ्रीलैंड्स नॉवेल है, जॉसेलिन भी एक नॉवेल है, फोरसाइट सागा एक ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी का मतलब जिसमें 3 नॉवेल होते हैं, जिसमें 3 नॉवेल की एक सीरीज होती है,
और कभी कभी इसके बीच में इंटरल्यूड भी होते हैं। तो फोरसाइट सागा एक ट्रिलॉजी है जॉन गॉल्सवर्दी की। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी नॉवलेट नहीं है जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा हुआ। फोरसाइट सागा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फोरसाइट सागा के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फोरसाइट सागा में 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। पहला नॉवेल है जो कि 1906 में पब्लिश हुआ, 1906 में पब्लिश हुआ, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद में इंडियन समर ऑफ फोरसाइट एक इंटरल्यूड है जो 1918 में पब्लिश हुई। उसके बाद दूसरा नॉवेल आता है इन चांसरी जो कि 1920 में पब्लिश हुआ। उसके बाद दूसरी इंटरल्यूड आती है जो कि 1920 में पब्लिश हुई। और फिर तीसरा नॉवेल आता है टू लेट जो कि 1921 में पब्लिश हुआ, 1921 में पब्लिश हुआ। तो फोरसाइट सागा एक सीरीज है जिसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। इनकी पब्लिकेशन डेट भी आपसे पूछी जाएगी। जॉन गॉल्सवर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोरसाइट सागा की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। और इनके 2 ट्रिलॉजीज और हैं, टोटल 3 ट्रिलॉजीज लिखी हैं जॉन गॉल्सवर्दी ने। उनके बारे में भी, उनमें कौन कौन से वर्क हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 54 का यहाँ पे ऑप्शन डी था सही आंसर। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन सही लगाना है यहाँ पर। मालती इज फेडअप, फेडअप का मतलब किसी से ऊब जाना, थक जाना, परेशान हो जाना। फेडअप के साथ में प्रीपोजिशन विद आना चाहिए, विद द वेदर। जो मौसम है ना उससे मालती जो है थक गई है, परेशान हो गई है, ऊब गई है, ऑप्शन बी। मार्क द पार्ट विद द एरर, किस पार्ट में एरर है उसे आपको फाइंड आउट करना है। दीज काइंड ऑफ अपैरल सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, केवल इन्हीं 2 लाइन में एरर आपको मिल जानी चाहिए। व्हाट इट इज रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन। दीज काइंड ऑफ अपैरल, देखो यहाँ पे वर्ब है जो आपकी ये सिंगुलर है। वर्ब कैसी है? सिंगुलर है, सीम में एस लगा है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है दीज, दीज काइंड ऑफ, फिर आपको करना पड़ेगा अपैरल्स, अपैरल में एस लगाना पड़ेगा। और जब अपैरल में एस जोड़ दोगे तो सीम से एस हटाना पड़ेगा। तो आप 2 पार्ट में एरर सही कर नहीं सकते। सीम में एस हटाओ, अपैरल में एस लगाओ, ऐसा कर नहीं सकते। कोई एक ही आंसर आपको करना होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको करना पड़ेगा दिस, दीज को हटा करके आपको करना पड़ेगा दिस काइंड ऑफ अपैरल, इस प्रकार का जो अपैरल है। सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, जो कि महंगा दिख रहा है। अपैरल का मतलब पहनावा, जो कि महंगा दिख रहा है। बट इट इज़ रिलेटिवली अफोर्डेबल, लेकिन ये देखा जाए तो ये अफोर्डेबल है, मेंटेन किया जा सकता है इसे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए में दीज की जगह दिस कर दोगे, पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए। करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग का यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग सही है? DISC होना चाहिए। डिसर्नमेंट की स्पेलिंग DISC होना चाहिए। DICS है इसलिए गलत है। DICC है ये भी गलत है। DISCERNMENT ये स्पेलिंग सही है, ऑप्शन सी एकदम सही है। DICS लिखा है इसलिए ये भी गलत है। डिसर्नमेंट का मतलब होता है एबिलिटी टू जज थिंग्स, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जज कर पाना, परख पाना, ठीक है, इसे परख बोल सकते हैं, है ना। समझ, विवेक कह सकते हैं, डिसर्नमेंट। ऑप्शन सी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाई जॉन गॉल्सवर्दी, गॉल्सवर्दी के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? सॉन्ग जॉन गॉल्सवर्दी का वर्क है। सेंट्स प्रोग्रेस जॉन गॉल्सवर्दी का वर्क है। फ्लोरिंग वाइल्डरनेस जॉन गॉल्सवर्दी का वर्क है। द थॉर्न इज नॉट रिटन बाई जॉन गॉल्सवर्दी, इट इज बेसिकली ए पोएम रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पोएम के सेंस में ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और जो कि एक ट्रेजिक पोएम है ना। तो एक लेडी, एक औरत के बारे में इसमें एक स्टोरी है। द थॉर्न आप लोग पढ़ें, इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ का वर्क है। 58 का बी। Lap means soft Lydian ears, married to immortal verse, such as the meeting soul may pierce in notes with many a winding words. The above lines appears in El Allegro. El Allegro जॉन मिल्टन का वर्क है। एल एलेग्रो में ये लाइंस आती हैं,
ठीक है ना। एल एलेग्रो और इल पेंसोरेसो आपको दोनों ही वर्क पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं। लिसिडस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। एल एलेग्रो और इल पेंसोरेसो का मीनिंग पूछा जाता है। 59 का ऑप्शन डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू। लिरिक के बारे में कौन सी एक बात इसमें से ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू, है ना। लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स, 14 लाइन्स, लिरिक में 14 लाइन्स होती हैं, क्या ये बात सही है। चलिए बाकी चीज़ें देखते हैं फिर आते हैं। इट यूजली एक्सप्रेसेस द फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर। हाँ ये बात तो सही है कि लिरिक में एक सिंगल इमोशन, सिंगल बात, सिंगल स्पीकर की बात होती है, ये बात सही है एकदम। द ग्रीक आइडेंटिफाइड द लिरिक एज अ सॉन्ग रेंडर्ड टू एकम्पनीमेंट ऑफ अ लायर। लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और ग्रीक लोगों ने जब लिरिक की शुरुआत में इसे जो है लायर के साथ गाते थे, तो ये बात भी सही है, लिरिक जो है लायर के साथ गाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लिरिक। दूसरी बात भी सही है। नेक्स्ट है लिरिक पोएम में भी ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ अ मूड। एक मूड, एक इमोशन, एक जो है एक फीलिंग, सिंगल थॉट, सिंगल इमोशन की बात होती है लिरिक में, ये बात भी सही है। तो बी सी डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो गलत है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि लिरिक पोएम जरूरी नहीं कि 14 लाइंस की ही हो। जो 14 लाइंस की होती है पोएम उसे हम लोग सोनेट बोलते हैं, सोनेट को उसे सोनेट बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन लिरिक में 14 से कम भी हो सकती हैं, 14 से ज़्यादा लाइन भी हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अभी इस 2021 के पेपर में 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले 60 क्वेश्चन बाकी 2 क्लासेस में मिलेंगे। अगली क्लास कल मिलेगी आपको और वेट करें, इन दोनों क्लासेस को वॉच करें। आई होप कि आपकी बहुत हेल्प होगी इस क्लास से। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।